नमस्कार। आज हम बात करेंगे समनर का सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत। समनर का जो सामाजिक नियंत्रण का सिद्धांत है वो विशेष रूप से बात करने से पहले आज आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि समय समय पर आपको बहुत सारी जानकारियाँ समाजशास्त्र की डिटेल में प्राप्त होती रहे। सामाजिक नियंत्रण की बात जब उठती है तो उसके पीछे मकसद यह रहता है कि समाज व्यवस्था मेंटेन रहे, समाज व्यवस्था चलती रहे। हजारों सालों से समाज व्यवस्था चल रही है, इसका मुख्य कारण है कि समाज में नियंत्रण भी है। कहीं ये नियंत्रण परंपराओं के आधार पर, कहीं प्रथाओं के आधार पर, किसी काल में प्रथाओं के आधार, किसी काल में परंपराओं के आधार पर, साथ में कानून व्यवस्था के आधार पर। अलग अलग समाजशास्त्रियों ने समय समय पर अपने ढंग से समाज नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है और ये बताने का प्रयास किया है कि समाज में व्यवस्था कैसे मेंटेन रहती है। उसी कड़ी में आज हम बात करते हैं समनर, विलियम जी समनर, थ्योरीज ऑफ सोशल कंट्रोल। जब समनर की बात उठती है तो सीधे सीधे ध्यान आता है समनर साहब एक फेमस समाजशास्त्री रहे हैं। उन्होंने सामाजिक नियंत्रण के लिए रूढ़ियों को जिम्मेदार माना है। उनका मानना है कि समाज में नियंत्रण रूढ़ियों के कारण आता है। अब बात आती है रूढ़ी क्या होती है। व्यक्ति जब समाज में रहता है तो अनेक तरह के व्यवहार करता है। एक खास परिस्थिति में वो एक खास तरह का व्यवहार करता है। धीरे धीरे व्यवहार अगर उसको ठीक लगने लगते हैं, उसको उसमें सुविधा होने लगती है, उससे उसको फ़ायदा होने लगता है, तो उन्हीं व्यवहार को वो कंटिन्यू करता रहता है। धीरे धीरे वो व्यवहार उसकी आदतों में शामिल हो जाते हैं। यही व्यवहार लगातार सालों तक चलते रहते हैं और उसके फलस्वरूप यही व्यवहार आगे चलकर जनरीतियों में बदल जाते हैं। ये कई पीढ़ियों तक लोग इन व्यवहारों को करते रहते हैं, अर्थात ये जनरीतियाँ ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए एक तरह का सुविधा प्रदान करती हैं। इनके माध्यम से व्यक्ति कार्य करता है और लगातार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहता है। यही जनरीतियाँ में जब पीढ़ियों का अनुभव जुड़ जाता है, कई पीढ़ियाँ जब ये देखने लगती है कि हमारे पूर्वज इस तरह का काम कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनको कुछ फ़ायदा लगा होगा, कुछ उचित लगा होगा, समाज के अनुकूल व्यवहार रहा होगा, समाज की सुविधा के लिए रहा होगा, समाज का कुछ कल्याण भी उसमें दिख रहा होगा, इसलिए उन व्यवहारों को लोग आगे अपनाने लगते हैं और वही रूढ़ियाँ बन जाती हैं। रूढ़ियों के माध्यम से सामाजिक नियंत्रण की धारणा को यहाँ पर समनर साहब बताना चाहते हैं। रूढ़ियाँ, परंपराएं व लोकरीतियाँ व्यक्ति को उनके अनुसार कार्य करने के लिए दबाव डालती हैं। मतलब चूँकि हमने कहा कि पहले जनरीतियाँ होती हैं, जनरीतियाँ ही रूढ़ियों में बदलती हैं, तो इसमें 1-2 साल नहीं लगता है, 10-15 साल नहीं, इसमें हजारों साल, युग का युग लग जाता है, अर्थात कई पीढ़ियों का अनुभव जुड़ जाता है। इसलिए ये व्यवहार उचित हैं, समाज अनुकूल है, इसलिए ये व्यवहार व्यक्ति को उनके अनुसार कार्य करने के लिए दबाव डालते हैं कि व्यक्ति को वैसे ही कार्य करने चाहिए, क्योंकि वैसे कार्य करने से व्यक्ति का भला है, समाज का भला है, समूह का भला है। और अगर ये इन व्यवहारों की एक तरह से व्यक्ति को सुविधा मिलती है, उसमें कार्य करने में उसको एक तरह से ये परेशानी नहीं होती कि उसको कैसे आगे इस सिस्टम में चलना है, तो इसलिए रूढ़ियाँ एक तरह से मदद भी करती हैं। रूढ़ियाँ मानव व्यवहार के प्रतिमान हैं, जिन्हें समूह कल्याणकारी समझता है तथा उनका उल्लंघन करना समाज का अपमान समझा जाता है। मतलब अगर कोई रूढ़ियों के हिसाब से काम नहीं करता तो इसका मतलब वो समाज के अनुकूल काम नहीं कर रहा है, समाज के विरोध में काम कर रहा है, तो उसके लिए वो उनको ये माना जाता है कि अपमान कर रहा है। इसके साथ ही साथ ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है। मतलब हमारे पूर्वजों ने जो काम किया, हमारे माता पिता ने जो काम किया या वो जो कर रहे हैं, हमको भी वैसा ही करना है। कहने का मतलब ये है कि हम लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को समझाते रहते हैं, हम उन व्यवहारों को करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं जिन्हें हम बिना विचार के स्वीकार करते हैं। हमारे मम्मी पापा जो काम करते हैं हम इसलिए करते हैं क्योंकि मम्मी पापा करते हैं, हम उसमें तर्क वितर्क नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। उन्होंने जो किया, उनके पापा मम्मी ने यानी हमारे दादा दादी ने बताया, उनको
हमारे परदादा परदादी ने बताया, उनको लकड़दादा लकड़दादी ने बताया। इस तरह से लगातार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये व्यवहार ट्रांसफ़र होते रहते हैं, अर्थात व्यक्ति उन व्यवहारों को सीखता रहता है। रूढ़ियाँ एक तरह से वे व्यवहार हैं जो नैतिकता की भावना पर आधारित है, मतलब उसमें नैतिकता जुड़ी हुई है। जब हम रूढ़ी की बात करते हैं तो उसमें नैतिकता का दृष्टिकोण दिखाई पड़ता है। रूढ़ियों में एक तरह से समूह कल्याण की भावना होने के कारण, दृढ़ होने के कारण, इसमें एक तरह से दृढ़तापूर्वक स्वीकृति है। यानी यहाँ पर हम देखते हैं, चूँकि ये लगता है इस व्यवहार को करने से समूह का कल्याण है, समूह का फायदा है, इसलिए व्यक्ति इन व्यवहारों को और ज़्यादा करता है। जब अगर व्यक्ति को लगे कि समूह का कल्याण नहीं है तो व्यक्ति नहीं करेगा, लेकिन जब वो लगता है समूह का कल्याण होता है, इसलिए हमारे दादा परदादा लकड़दादी जी इसलिए करते आए हैं, इसलिए हमको भी ऐसा करना है, अर्थात समूह का कल्याण को ध्यान में रखते हुए हम इन व्यवहारों को दृढ़तापूर्वक अपने आंतरिक मन से करने के लिए तैयार होते हैं। एक तरह से देखा जाए, जनरीतियाँ हमने जिक्र किया शुरू में, जनरीतियाँ ही रूढ़ियाँ बनती हैं, यानी जनरीतियाँ ही आगे चल के रूढ़ियाँ बनती हैं जब हर एंगल पे चेक कर ली जाती है, हर एंगल पे उसको समर्थन मिलता जाता है, हर एंगल पर एक पीढ़ी उसको चेक कर लेती है, उनको फ़ायदा लगता है, तभी वो दूसरी पीढ़ी को बताती है। इसमें 1-2 दिन नहीं, 10-15 दिन नहीं, 10-15 साल नहीं, सालों जब अनुभव हो जाता है एक पीढ़ी को, तभी वो दूसरी पीढ़ी को बताती है, अर्थात वो जनरीतियाँ आगे चल के रूढ़ियों में बदल जाती हैं। रूढ़ियों में अगर हम बात करते हैं एक विवाह की, एक विवाह का दृष्टिकोण, उसको समर्थन दिया जाता है। इसके साथ ही साथ संपत्ति के उत्तराधिकार का नियम, पत्नी और पति के प्रति वफादारी का दृष्टिकोण, ये एक तरह से रूढ़ियाँ हैं। इनका पालन समूह के हित में माना जाता है, मतलब ये माना जाता है इनका पालन करने से समूह का भला होगा, समूह का कल्याण होगा, इसलिए और साथ में ये उल्लंघन करने पर तीव्र अवहेलना होगी, तीव्र तिरस्कार होगा, विरोध होगा, अर्थात सामाजिक रूप से उसका तिरस्कार कर दिया जाएगा अगर कोई उनकी अवहेलना करता है या उनके विरोध में कोई व्यवहार करता है। एक व्यक्ति अपनी अर्जित संपत्ति को किसी को भी दे सकता है। अगर हम देखें, एक व्यक्ति ने जो खुद कमाया है वो व्यक्ति अपनी संपत्ति को किसी भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें रूढ़ियाँ कोई विरोध नहीं करती। लेकिन अगर वो अपनी संपत्ति को किसको दे, किसी वेश्या को दे दे, तो वो वहाँ पर रूढ़ियाँ उस बात का विरोध करती हैं, तीव्र आलोचना करती हैं। मतलब ये कहना है कि इसने वेश्या को क्यों दिया, क्योंकि ये नैतिकता से जुड़ी हुई चीज़ है। जब हम जनरीतियों की बात करते हैं, जब हम रूढ़ियों की बात करते हैं, तो उसमें नैतिकता का दृष्टिकोण है। जनरीतियों में औचित्यपूर्ण जीवन यापन का दर्शन एवं कल्याणकारी जीवन की नीति का समावेश होता है और तब ये रूढ़ी बनती है। मतलब इसमें जब ये कोई पर्टिकुलर व्यवहार में लगता है कि औचित्यपूर्ण जीवन यापन का दर्शन दिखाई पड़ रहा है, कल्याण का दृष्टिकोण दिखाई पड़ रहा है, तभी वो एक तरह से रूढ़ियाँ हो जाती हैं। बोगार्डस भी यहाँ पर ये कहता है कि जनरीतियाँ जो एक समूह के सदस्यों द्वारा अपने समूह के कल्याण के लिए आवश्यक मानी जाती हैं, रूढ़ियाँ कहलाती हैं। मतलब जब वो आवश्यक जनरीतियाँ मानी जाती हैं तभी वो आगे चलकर रूढ़ियाँ बनती हैं। अगर ये आवश्यक नहीं मानी जाती तो वो जनरीतियाँ बनी रहती हैं, जब तक कि उनके साथ जरूरी दृष्टिकोण ना हो जाए, जब तक कि उसको सैंक्शन ना मिल जाए एक पीढ़ी का, तो तब तक वो रूढ़ियाँ नहीं बनती हैं। रूढ़ियाँ कुछ कार्य का तो निर्देश देती हैं, मतलब एक तरह से सुविधा प्रदान करती है मनुष्य को कि तुमको ऐसे कार्य करना चाहिए, लेकिन साथ में कुछ कार्यों को करने से रोकती भी है। मतलब कार्य करने को का निर्देश भी देती है, साथ में कुछ कार्य करने पे रोक लगाती है। तो यहाँ पर एक तरह की सुविधा प्रदान करती हैं रूढ़ियाँ। ये हमारे व्यवहारों को संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। हमारे जो व्यवहार हैं उनको संचालित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। हमको कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या उचित है, तो एक तरह से हमारे पूरे जीवन को संचालित करने का काम ये रूढ़ियाँ करती है। ये रूढ़ियों में एक तरह से समूह का अनुभव समाहित रहता है, पूरा ग्रुप का अनुभव उसमें जुड़ा रहता है, जो समय के अंतराल के पश्चात परंपराओं का अंग बन जाती है। मतलब एक तरह से रूढ़ियाँ परंपराओं का अंग बन जाती हैं
समय के बदलने के साथ साथ जैसे समूह उसको सैंक्शन देता रहता है, वैसे ही ये परंपरा का रूप धारण कर लेती है। अगर समूह उसकी सैंक्शन नहीं देता, समूह का अनुभव उस पर नहीं जुड़ता, तब तक वो परंपरा नहीं बनती। रूढ़ियों में चूँकि नैतिकता का समावेश होता है, इस कारण इनका पालन करना एक तरह से धार्मिक कर्तव्य के रूप में किया जाता है। हम धार्मिक कर्तव्य के रूप में करते हैं, चूँकि इसमें नैतिकता जुड़ी हुई है। नैतिकता में जुड़ी रहने का हम धार्मिक कर्तव्य समझते हैं। और एक तरह से किसी भी काल में बात करें, जब प्राचीन काल में बात करें, मध्यकाल में बात करें या वर्तमान में भी बात करें, धर्म इम्पॉर्टेंट आज भी है। तो हम धार्मिक कर्तव्य समझ के काम करते हैं रूढ़ियों के अनुसार। समनर ने बताया कि रूढ़ियाँ जीवन की समस्या के लिए प्रश्न के बजाय उत्तर प्रस्तुत करती। एक तरह से ये बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से किसी को टेंशन नहीं रहती, परेशानी नहीं रहती, जब उसको ये लगता है कि एक तरह से उसको उसके प्रश्न का उत्तर उसको मिल गया, तो वो निश्चित रूप से, जैसे कहा जाता है, एक विवाह करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, इसका मतलब नहीं, उससे फ़ायदा मिलता है, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा पीढ़ियों से लोग कहते आए हैं। तो वह ऐसे में व्यक्ति को वहीं पर एक उत्तर मिल जाता है, क्योंकि लोग एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी लगातार इस बात को कहते आए हैं। अच्छा, रूढ़ियाँ इतनी शक्तिशाली होती हैं कि किसी भी व्यवहार को उचित या अनुचित कह सकती है। मतलब रूढ़ियों में तर्क वितर्क की बातें नहीं होती। रूढ़ियों में यह है कि किसी व्यवहार को उचित कह सकती, किसी व्यवहार को अनुचित कह सकती। इसमें विज्ञान का दृष्टिकोण नहीं है। युगों से व्यक्ति बिना तर्क वितर्क के इनका अनुसरण करता रहा है। हालांकि आधुनिक समाजों में रूढ़ियों के हिसाब से व्यक्ति उतना कार्य नहीं करता जितना कि सरल समाजों में करता था। सरल समाजों में विशेष रूप से रूढ़ियों के प्रयोग के जरिए व्यक्ति कार्य करता था। रूढ़ियों का पालन वर्तमान समय में धीरे धीरे कम हो रहा है। आधुनिक समाजों में इसका महत्व थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम आज भी बात करते हैं किसी भी देश की, तो वहाँ पर रूढ़ियाँ आज भी कम शक्तिशाली नहीं हैं। जैसे भारत देश की बात करें तो भारत में रूढ़ियाँ बहुत शक्तिशाली हैं, हालांकि कानून का राज है, लेकिन कभी कभी व्यक्ति, अगर हम बात करें, तो आज भी रूढ़ियों का पालन करने से पीछे नहीं हटता। और जब रूढ़ियाँ परंपराओं के रूप ले लेती है तो और ज़्यादा उनका पालन किया जाता है। इस तरह से समनर साहब ने यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया है कि हमको रूढ़ियों के हिसाब से ही समाज में नियंत्रण करना उचित लगता है। अर्थात सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को समझाने में समनर साहब का जो दृष्टिकोण है वो रूढ़ियों से जुड़ा हुआ है, जो कि जनजुति के फलस्वरूप अस्तित्व में आती है। आगे हम इसके साधनों पे, इसके अभिकरणों पे बात करेंगे आगे के लेक्चर्स में।